ठीक है, चलिए वो नेटवर्क का इशू आ गया होगा। अभी ज़्यादा कुछ बोला नहीं है मैंने, बस यहाँ पे एक बार समराइज करूँ इसको। ये मोशन है, देखिए इसमें बॉडी आगे की तरफ जा रही है। इसमें बस मैंने इतना कहा था, एक बार फ्लैशबैक कर दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। इसमें मोशन आगे की तरफ हो रहा था, तो आदमी ने पुश भी आगे की तरफ ही मानो कर दिया, तो जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो बॉडी की स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, इस वाले केस में मोशन आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन पुश जो कर दिया हमने वो पीछे कर दिया माने। तो यहाँ पे जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके बीच का एंगल 180 हुआ है, यानी कि स्पीड इसकी कम होगी। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों केस में स्पीड बढ़े या कम हो, यानी कि अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो या फिर 180 हो, दोनों केस में पाथ स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब एक कंडीशन यहाँ थी, सर्कुलर मोशन की बात आ रही है थोड़ी सी। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आपको पता है दो तरह का होता है, एक होता है एसी और एक होता है एटी। एसी को कुछ लोग एआर भी बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। अच्छा, एसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला है हमने। इसका मैं काम लिख रहा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम है डायरेक्शन बदलना, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदलता है। ये डायरेक्शन बदलता है मतलब डायरेक्शन को बदलता है, चेंज द डायरेक्शन। इसका काम है डायरेक्शन बदलना। अच्छा, तो भाई एटी क्या करता है? ये एटी क्या करता है, ये स्पीड को बदलता है, ये बॉडी की स्पीड को बदलेगा। अब मान लो मेरा मन हुआ कि मैं सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं बदलना चाहता हूं, तो ठीक है, एटी 0 कर दूंगा। अगर मैंने कोई ऐसा सर्कुलर मोशन लिया जिसमें मैं स्पीड नहीं बदलना चाहता हूं, तो एटी को 0 कर दूंगा। तो उस तरह के मोशन को आप जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसको मैं किसी फिक्स स्पीड से ही बॉडी को चलाना चाहता हूँ। जैसे आदमी पत्थर चला रहा है और मान लीजिए इस पत्थर को इसने 5 मीटर पर सेकंड से लगातार घुमाया, तो उस कंडीशन में 80 0 हो जाएगा। लेकिन एसी कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि हर इंस्टेंट में इसको डायरेक्शन को तो बदलना ही पड़ेगा। अब जरा समझो, मान लो हमने कोई ऐसा सर्कुलर मोशन लिया है इस तरीके से, और उस सर्कुलर मोशन में हम कुछ पॉइंट कंसीडर करने जा रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक इधर और एक इधर, और माना कि बॉडी में जो मोशन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। तो अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन की खासियत होती है कि जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। जिस पॉइंट पे अपने को वेलोसिटी चाहिए वहां पे अपने मन से एक परपेंडिकुलर डालो, यानी कि टेंजेंट खींच दो। तो ए पे टेंजेंट कुछ ऊपर की तरफ होगा। जैसे थोड़ा साफ साफ अगर इसको ड्रॉ करूँ, तो ए पे अगर टेंजेंट खींचूंगा तो ये ऊपर की तरफ ऐसे, ये देखो, तो ये डायरेक्शन किसका हुआ भैया, वी ए, वेलोसिटी इधर। अच्छा, बी पे अगर मुझे चाहिए तो बी पे टेंजेंट ऐसे। अच्छा, तो ये रहा तुम्हारा वी बी, डायरेक्शन इधर हो गया। अच्छा, इसका डायरेक्शन बोलो। अगर तुमने ऊपर के डायरेक्शन को, इधर वाले को जे कैप कह दिया और इस वाले को आई कैप कह दो, तो देखो वी ए ऊपर की तरफ है तो इसका डायरेक्शन जे कैप की तरफ, इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप की तरफ। सी की सोचो, सी नीचे की तरफ है तो इसका डायरेक्शन माइनस जे कैप की तरफ। अच्छा, अब डी की सोचो, डी इधर है तो इसका डायरेक्शन आई कैप की तरफ। तो अगर वेलोसिटी डी पॉइंट की हो, वेलोसिटी सी पॉइंट की हो, हर एक इंस्टेंट पे देखो डायरेक्शन का अलग अलग वैल्यू आ रही है। मतलब कहीं आई कैप, कहीं माइनस आई कैप, कहीं कुछ कहीं कुछ। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी कर लूं, अगर मैं सर्कुलर मोशन कराना चाहता हूं तो मुझे हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, और डायरेक्शन बदलना मेरी मजबूरी है। इसीलिए हमारे पास एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना जरूरी है, होना मस्ट है, मस्ट है। कहाँ मस्ट है? जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हाँ, हो सकता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है हो सकता है सेम हो, हर जगह हम 5 मीटर पर सेकंड से घुमाएं तो वी ए का मैग्नीट्यूड भी वही होगा, वीपी का भी वही होगा, वीसी का वही होगा, वीडी का वही होगा। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन वेलोसिटी कभी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर। अच्छा, ये छोटी सी बात है, ठीक है, अपने को समझ में आ गई। लेकिन मैं यहाँ
कुछ और बताना चाहता हूँ। क्या है वो कॉन्सेप्ट, उसको समझिएगा। यहाँ पे क्या कहने जा रहा हूँ, अगर कहीं अब 80 तो चलो 80 हमारे मूड पे है, माना कि हमने 80 को 0 कर दिया, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा 80 को 0 करने से? 80 को 0 करने से जो स्पीड है उसको बदलने वाला खत्म, यानी कि स्पीड को तुमने कर दिया है फिक्स। हाँ, डायरेक्शन तो बदलना ही पड़ेगा, वो तुम्हारी मजबूरी है। तो फिक्स स्पीड वाला जो सर्कुलर मोशन होता है, फिक्स स्पीड वाला सर्कुलर मोशन, यहाँ लिख देता हूँ, फिक्स स्पीड वाला सर्कुलर मोशन, फिक्स स्पीड वाले सर्कुलर मोशन को ही कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिक्स स्पीड वाला सर्कुलर मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब इस चीज को ऐसे समझो, यहाँ पे साइड कर लेते हैं। अब जरा समझिए, मानो यहाँ पे सर्कुलर मोशन चल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरा सेंटर है और इस पॉइंट पे अगर मैं इस तरह का मोशन हो रहा है ऐसे, इस पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो वो ऐसी होगी। तो ये मैंने माना यू वेक्टर। अच्छा, एक एक्सलेशन जो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, एक एक्सलेशन जो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, जिसका नाम होता है AC। अब जरा देखो, AC और इस इनिशियल वेलोसिटी के बीच का, AC और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल जो बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री। अब जरा सोचो, चूंकि यहाँ 80 0 है, तो जो हमारा AC होगा यही हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा, यही हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे भी सोचो, हम कह सकते हैं कि भाई जो A वेक्टर है और जो इनिशियल वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, वो चाहे कुछ भी कर लो 90 डिग्री ही आएगा। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, इस तरह की जो कंडीशन होती है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का एक बढ़िया डेफिनेशन आ गया। ये भी 2 डायमेंशन मोशन है, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक प्लेन में मोशन दिख रहा है। लेकिन यहाँ खासियत ये है कि यहाँ एक्सेलरेशन और स्पीड के बीच जो एक्सेलरेशन और बेसिकली कहो कि भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बीच जो एंगल है, वो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का आ रहा है। कहीं भी निकालोगे आएगा, कहीं भी निकालोगे आएगा। जैसे मान लो एक जगह और निकालता हूँ, मान लो पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, ये देखो, ये नीचे इसकी स्पीड आ गई यू वेक्टर, और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन सेंटर की तरफ, एंगल कितना 90, हर जगह निकालो वही आएगा। तो ऐसी स्थिति जब आती है, ऐसी स्थिति जब आती है कि जब हमारे पास वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच का एंगल, वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तब वो मोशन हो जाता है सर्कुलर मोशन, तब वो मोशन होता है सर्कुलर मोशन। अब इसी चीज को अलग तरीके से समझते हैं। हर बार अभी हमने कुछ एंगल्स देख लिए, अभी हमने 0 देख लिया, 180 देख लिया और 90 देख लिया, लेकिन एक मोशन जो हमारा चैप्टर भी है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उसकी खासियत समझो क्या होता है। ये बॉडी होती है इस तरीके से, और तुम उस बॉडी को इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो, इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो। तुम कहीं भी जाओ, हवा में बॉडी होती है, तो इसमें एक एक्सलेशन इसका लगता है नीचे की तरफ। कहीं भी जाओ तो एक्सलेशन नीचे की तरफ ही लगेगा, किसी भी इंस्टेंट पे जाओ एक्सलेशन नीचे की तरफ ही लगेगा, और उसको तुम बोलते हो जी। किसी भी इंस्टेंट पे जाओ एक्सलेशन नीचे की तरफ लगेगा और उसको बोलते हो जी। अच्छा, हम अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, तो हमने फेंका यहाँ से था, तो जब यहाँ से फेंकते हैं तो ये जो वेलोसिटी आती है, ये वेलोसिटी इसकी कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी। दिस वन इज कॉल्ड यू वेक्टर। मैं जी कहीं भी दिखा सकता हूँ, मैंने जी यहाँ दिखा दिया, मेरी मर्जी में जी यहाँ दिखा सकता हूँ, डायरेक्शन देखिए, मैं जी को कहीं भी दिखा सकता हूँ, ये मैंने यहाँ दिखा दिया। क्या मैं शुरुआत में जहां से मोशन शुरू हुआ था वहां पे भी तो जी होगा? सोचो, मोशन शुरू हुआ था वहां पे भी तो जी होगा। तो अब जरा देखो, अगर अगर अगर
अगर मैं यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड करूं, यू वेक्टर वाली लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अच्छी बात देखो, यहाँ यू वेक्टर और मेरे जी के बीच जो एंगल है, अब देखना मेन बात, जो मेरा यू वेक्टर है और जो मेरा एक्सेलरेशन है, मेरा एक्सेलरेशन कौन है, जी, मेरा एक्सेलरेशन जी है। हम देखो क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके बहुत सारे डेफिनेशन आने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहला सर्कुलर मोशन के जैसा 2D मोशन होने वाला है। ओके, नो प्रॉब्लम। यानी कि जितनी भी चीजें हैं सबके दो कंपोनेंट होंगे। यानी कि अगर एक्सेलरेशन है तो इस एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इसका ax और एक होगा इसका ay। मजे की बात यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में 99% तक 99% ऐसी बारी आएगी जब ax 0 होगा। 99% बोला मैंने, एक केस नहीं बोल रहा हूं। क्या नहीं बोल रहा हूं देखना, जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, जैसे ही मैं प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन बताऊंगा उस समय में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को प्रोजेक्ट कराएंगे। इलेक्ट्रो में जब चार्ज को प्रोजेक्ट कराएंगे उस समय आंख बंद करके ए को x इक्वल टू 0 कहना गलत हो जाएगा। बात समझ लेना, वहां पे गलती हो जाएगी। लेकिन 99.9% केस जब तक ये बोले नहीं कि प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब तक आप समझिए कि अगर नॉर्मल तरीके से किसी भी अनचार्ज बॉडी को हवा में फेंक दिया जाए, तो अगर कोई बोले फुटबॉल फेंका, तो तुम थोड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सोचोगे। अब फुटबॉल फेंका ग्राउंड पे, फुटबॉल हवा में है, तो उस समय हम इंक्लाइन प्लेन क्यों सोचने जाए। तो इसीलिए हमसे कोई पूछता है बोलचाल वाली भाषा में, तो हम उसको कह देते हैं कि भाई अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन है, अच्छा ए वेक्टर है, ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं भैया, ए एक्स और ए वाई। तो ए एक्स जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि मोस्टली 0 होता है तो ये 0 होता है। अच्छा, ए वाई फिक्स है, ए वाई फिक्स है कितना, जी, और जी बड़ा अच्छा है, जी कहाँ होता है, नीचे। इसका मतलब अगर मैं बोल चाल में मैं बोल सकता हूं, जब तक प्रिसाइजली ये हमारे को प्रोजेक्शन और इंक्लाइन मोशन जब हमको मेंशन ना हो, तब हम बोल सकते हैं कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा वाई डायरेक्शन में होता है। कितना होता है, जी होता है। किधर होता है, नीचे होता है। तो जी का एक और नाम हो गया ए वाई, जी का एक और नाम हो गया ए वाई। तो जो भी हम फॉर्मूला बोलते थे वहां जी के जगह पे ए वाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स क्या होगा, 0। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ही नहीं। समझ जाओ हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई कि जब बात हो रही है प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होता। नहीं होता है। अच्छा, एक्सीलरेशन नहीं होता है, इसका मतलब ये होगा कि उधर वेलोसिटी को बदलने वाला कोई नहीं है, यानी कि वेलोसिटी वहां पे फिक्स रहेगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहेगी। अच्छा, तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन, पीएम लिख देता हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में होता है। तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो चेंज करेगी। कब चेंज करेगी, हर इंस्टेंट पे चेंज करेगी, हर इंस्टेंट पर अलग अलग। तो निकालोगे कैसे, फॉर्मूला लगाओगे ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज कर देना। लेकिन समझदारी से यूज करना, क्योंकि पूरा v नहीं चाहिए, v चाहिए y में, u रखना पड़ेगा y का, फिर a रखना पड़ेगा y वाला, तब आएगा t। अब लेकिन साइन का ध्यान रखना, बिना साइन कन्वेंशन गलती हो जाएगी, साइन इंपॉर्टेंट है। ये छोटी मोटी बातें मैंने लिखी है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। अब मैं ये कहूंगा
कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता, इसीलिए एक्स डायरेक्शन में स्पीड को बदलने वाला कोई नहीं होगा। तो एक्स डायरेक्शन वाली स्पीड यानी कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा फिक्स रहेगा, वाई कंपोनेंट हमेशा चेंज करेगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वाई कंपोनेंट मिलेगा, लेकिन अलग अलग जगह पे एक्स कंपोनेंट सेम ही रहेगा। अब इस पे आ रहे हैं, अब जरा देखो, अब चूंकि प्रोजेक्टाइल में एक्सलेशन सिर्फ नीचे की तरफ ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि यू वेक्टर और ए वेक्टर के बीच अगर कोई तुमसे पूछे एंगल कितना है और कहे कि 0 डिग्री है, तुम कहोगे नहीं। कोई कहे 180 डिग्री है, तुम कहोगे नहीं। कोई कहे कि 90 डिग्री है, तुम कहोगे नहीं। तो क्या है, ये कुछ और एंगल है, ये कुछ और एंगल हो गया। ये ना तो 0 है, ना ही 180 है, ना ही 90 है, ये कुछ और एंगल हो गया। तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन का एक डेफिनेशन भी आ गया कि जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ना तो 0 हो, ना ही 180 हो, ना ही 90 हो, उस कंडीशन में जो मोशन होता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और अच्छी बात देखो, यही तो डिफरेंस भी आ गया किसके बीच, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल में। सर्कुलर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 होता था। यहाँ पे 90 हो ही नहीं सकता, यहाँ पे 0 भी नहीं हो सकता, यहाँ 180 भी नहीं हो सकता। 0 और 180 होता तब तो स्ट्रेट लाइन हो जाता, 0 होता तो स्पीड बढ़ जाती, 180 होता स्पीड कम हो जाती, 90 होता सर्कुलर हो जाता। ये कुछ और है, ये हो गई बेसिक बात। और देखना, सर्कुलर मोशन होने के लिए हमेशा हमको जरूरत पड़ती है mv²/r की। प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने फुटबॉल मारा, फुटबॉल वहां पे गया, कहानी खत्म। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कई तरह के होते हैं। इसको, ये जो तुम देख रहे हो पहला वाला, जिसको तुम कहते हो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ये ग्राउंड टू ग्राउंड वाला हो गया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। और इसको बोलते हो प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट का है, ये इसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। पूरा नाम नहीं लिखता हूँ, हाइट समझ जाना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। अच्छा, एक और होता है, ये टावर पे कोई गया और वहां से ऊपर में किसी एंगल पे फेंका, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर बोल सकते हैं। अच्छा, ये वाला केस कैसा होगा, कोई टावर पे गया और नीचे टिका के फेंक दिया ऐसे, तो ये नीचे की तरफ एंगल। तो देखो ये दोनों ऑब्लिक है, एक ऊपर की तरफ एंगल बना के और एक नीचे की तरफ एंगल बना के, ये किसी टावर से फेंका है। इस तरीके से एक और हो सकता है, देखो तुम जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन मान लो ऐसे करते हो ग्राउंड पे, तो तुमने ग्राउंड पे किसी चीज को ऐसे करके फेंका, लेकिन मान लो जब तुम ऐसा फेंक रहे थे, उसमें रास्ते में किसी ने टेढ़ी दीवार लगा दी, ऐसा टेढ़ी दीवार थोड़ी और टेढ़ी कर देते हैं, किसी ने रास्ते में टेढ़ी दीवार खींच दी ऐसे। ये जो टेढ़ी दीवार खींची, अब क्या किया, जमीन से कोई टेढ़ी दीवार खींच दी, मान लो ये कोई वॉल आ गया, तो अब क्या होगा, अब मेरा मोशन यहां से शुरू होगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा। और इस तरह का जो सिचुएशन होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। बिल्कुल ये बात याद रखना कि प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन कुछ नया नहीं है, मेरा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि किसी ने रास्ते में टेढ़ी दीवार खींच दी, तो क्या हुआ कि वो बॉल जाके उसी दीवार से टकरा जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन। ऐसा भी तो हो सकता है कि आदमी इधर से भी फेंक सकता है और एक पॉसिबिलिटी है इधर से भी फेंक सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 और पॉसिबिलिटी नंबर 1, दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो जब नीचे से ऊपर फेंका जाए तो अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन, और जब ऊपर से नीचे फेंका जाए तो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन। तो इंक्लाइन वाला एक केस बन सकता है। यहाँ पे देखना ए एक्स भी होगा और यहाँ पे ए वाई भी होगा, यहाँ पे दोनों होंगे, इसलिए यहाँ पे अलर्ट रहना है। नीट में कभी सवाल नहीं आया, यानी कि ये बड़ा स्पेशल है, अब आएगा। नीट वाले बच्चे तो इसमें निश्चिंत रहते थे, जेई वाले बच्चों को तो हमेशा पढ़ना होता है। नीट में कभी नहीं आया है, लेकिन नीट में भी अब आ सकता है।
चलिए, मैं तो नीट वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, मुझे तो कई सालों से उम्मीद है कि ये आएगा। अब चूंकि पेपर स्टैंडर्ड होने लगे हैं तो नीट वाले बच्चों को ही पढ़ना है। तो पहला जो हमारा टारगेट है अभी वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन यही है, एक आदमी आया, फुटबॉल को मारा, फुटबॉल को वहां भेज दिया, हो गई कहानी। अब देखो क्या है मामला इसमें, कोई आया, फुटबॉल फेंका, फुटबॉल को यहाँ से पहुंचा दिया, ठीक है भाई चलिए। तो क्या हुआ, ये यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी इसकी हुई थी, ये बेसिकली एक्स डायरेक्शन की मैक्सिमम दूरी है, और इसी एक्स डायरेक्शन की मैक्सिमम दूरी को तुम जानते ही हो रेंज कहते हैं। तो रेंज कोई बीच की बात नहीं है, रेंज एक्स डायरेक्शन की मैक्सिमम दूरी है। अच्छा, उसी तरीके से जब ये वाली हाइट देख लो, यहां से यहां तक की जो हाइट है ये सबसे ऊंची हाइट है, तो इसको वाई डायरेक्शन की सबसे ऊंचाई कह सकते हो, वाई डायरेक्शन की मैक्सिमम दूरी कह सकते हो, जिसको तुम एच से लिखते हो, जिसको पढ़ते हो मैक्सिमम हाइट। अच्छा, जो समय लगता है नीचे से ऊपर जाने में, ये बॉल को यहां से किक किया, बॉल को नीचे से ऊपर जाने में जो समय लगा, मान लो उसका नाम दे दिया T1, और ऊपर से नीचे उतरने में जो समय लग गया उसका नाम दे दिया T2, और इसी T1 और T2 को जोड़ने से जो पूरा समय आएगा, और उसी पूरे समय को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको तुम डिनोट करते हो कैपिटल T से। अब मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक चाहे हम रेंज की बात कर रहे हो, या हाइट की बात कर रहे हो, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हो, ये सब के सब अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू हैं। सबसे ज्यादा टाइम जब बॉल हवा में है उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोला, सबसे ज्यादा ऊंचाई उसी को मैक्सिमम हाइट बोला, सबसे ज्यादा दूर कहाँ चला गया, एक्स डायरेक्शन की मैक्सिमम दूरी, उसको रेंज कहा। मतलब चाहे तुम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो, रेंज बोलो, मैक्सिमम हाइट बोलो, ये सब के सब किसी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हैं। तो इन सब का तो फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन यही केस जो फुटबॉल का तुम देख रहे हो, यही केस जो तुम फुटबॉल का देख रहे हो, अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ। यही केस जो फुटबॉल का है, और फुटबॉल का ये हाइट अगर पूछ दे कि बताओ फुटबॉल कितनी ऊंचाई पे है, ये हाइट अगर हमसे पूछ दे, तो मजे की बात ये है कि हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला। और जहां फॉर्मूला नहीं वहां मैथ्स आएगा, तो यहाँ पे लगेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो पढ़ाऊंगा 1 से 2 लेक्चर बाद, और इसी को EOT बोलते हैं। अब मैं तुमको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अच्छा, कुछ तो फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन फॉर्मूला कब है, मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम दूरी का, मैक्सिमम ऊंचाई का। लेकिन अगर बीच की किसी हाइट की बात पूछ दे, बीच की किसी दूरी की बात पूछ दे, अब ये फुटबॉल इतना ऊंचा तो है, लेकिन जरा सोचो, अगर कोई कहे कि बता भाई फुटबॉल यहाँ से उस समय जब उसकी हाइट h थी तो कितना दूर गया, तो वो x दूर गया, ये x कितना है, x कितना है, तो तुम फॉर्मूला याद करके तो उसको नहीं बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास फॉर्मूला ही नहीं है। तो जब फॉर्मूला नहीं है तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तुमको यूज करना पड़ेगा। अब दिमाग लगा के बोलो तो सोचो, एक्स और वाई ही तो चाहिए। ये एच क्या है, इस फुटबॉल का कोऑर्डिनेट कोई तुमसे पूछे तो कहोगे भाई एक्स कॉमा वाई। तो एक्स और वाई में रिलेशन को ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होना चाहिए। तो एक्स एंड वाई में रिलेशन, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो एक्स एंड वाई में रिलेशन, और उस रिलेशन की खासियत समझना, टाइम नहीं चाहिए, उस रिलेशन में टाइम नहीं होना चाहिए। एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन जहां टाइम नहीं हो, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फायदा ये है कि बीच के किसी पॉइंट का इंफॉर्मेशन लेना हो, कि बीच में फुटबॉल को मैंने मारा, मैंने छक्का मारा, बॉल उतना ऊंचा चला गया, ठीक है, लेकिन जब मेरा बॉल बाउंड्री पे टकराने से पहले ठीक पहले कितनी हाइट थी, अगर वो कैच करना पड़े, वो बताना पड़े, देन यू विल यूज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है भाई, अब एक एक सिचुएशन को समझेंगे। अभी हमारा टारगेट है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन।
अभी हमारा टारगेट है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। अब उसमें तरीके से तुमको बात समझनी पड़ेगी। जितनी बातें मैंने बोली है सब का सब इम्पोर्टेंट है, सब का सब इम्पोर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह सब आ जाएंगे, लेकिन चीज़ों को आराम से समझना पड़ेगा। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, सबसे पहले फॉर्मूले डेरिवेशंस सब काम के हैं, फॉर्मूले डेरिवेशन सब काम के हैं। फुटबॉल वाला फोटो अच्छा लग रहा है, इसको ले लेता हूँ, इसको लेता हूँ, आओ समझते हैं। फुटबॉल किक किया, ये ऐसे गया, ठीक है। अब जरा सोचिए, मैं इसका कुछ नाम रखता हूँ। ये पॉइंट का नाम ओ है, ये फुटबॉल जब सबसे ऊंचा था तो ए, नीचे आ गया तो बी। अब जरा सोचो, ओ टू ए जाने में जो टाइम लगा होगा वो ऊंचाई पे जाने का टाइम है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, उसको हमने बोल दिया T1। अब नीचे भी उतरना है, तो फुटबॉल, इस आदमी ने किक किया, फुटबॉल ए से बी नीचे उतरा, यहाँ जो टाइम लगा इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, जिसका नाम T2 मानो हमने बोल दिया कि भाई नीचे उतरने में T2 टाइम लगा। अब कुछ इंफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं। माना एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हवा का कोई इफेक्ट नहीं है। अब एयर रेजिस्टेंस जब नहीं होता है तो जितना समय ऊपर जाने में उतना ही समय नीचे आने में। तो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो जो वैल्यू T1 की होगी वही वैल्यू T2 की होगी। तो एक बार, अच्छा, तो अब उस कंडीशन में टोटल टाइम मेरे से कोई पूछेगा, तो टोटल टाइम मेरे से कोई पूछेगा तो T1 और T2 इक्वल है, माना T, तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 2T, और इसी को कैपिटल T कह देंगे, मजा आ जाएगा। ये तो एक बेसिक बात है, लेकिन सवाल ये है कि ये हमारा आएगा कैसे, ये कैसे आएगा। अब ये आएगा कैसे, इसको जरा समझो। मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो सोचो मैं बात कर रहा हूं मोशन नंबर O2A की, ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं। तो हम सीख चुके हैं कि ऊपर जब जाते हैं मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। उसी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हम एक रिलेशन लगा रहे, v इक्वल्स टू u प्लस AT। अब ऊपर जाना है, v नहीं vy, v नहीं vy इक्वल्स टू u नहीं uy प्लस a नहीं ay इंटू टी। लेकिन जब भी ये रिलेशन लगाना तो एक गलती हो जाती है साइन की। अब तुम साइन मत भूलना, साइन भूलो खेल खराब। तो तुम ऐसा मानो कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, फिक्स कर लो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करूंगा तो चलो हम फिक्स कर लेते हैं कि ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। तो ठीक है भाई, Vy सबसे ज्यादा ऊंचाई पे होंगे तो Vy तो हो गया 0 इक्वल्स टू Uy, हमने फेंका था Uy से ऊपर की तरफ। अच्छा, प्लस Ay, G नहीं माइनस का G, और माना टाइम इसका लग गया इसमें T या फिर T1, जो तुम्हारी इच्छा है, ऐसे ऐसे। अच्छा, अब अच्छी बात क्या है, ये फोटो से अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब इसको फेंका तुमने U से तो U के दो कंपोनेंट होते हैं, एक U का कंपोनेंट इधर जिसको तुम UX कहते हो, एक U का कंपोनेंट ऊपर जिसको तुम UI कहते हो। UX को ही तुम U cos थीटा भी कह देते हो, UY को ही तुम U sin थीटा भी कह देते हो, जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब यहां से देखा जाए तो T1 के जगह पे हम बोल सकते हैं Uy अपॉन G, Uy अपॉन G। मजे की बात यह है कि T2 भी इतना ही होगा, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में, तो T2 भी Uy अपॉन G। अब ये चूंकि दोनों इक्वल हैं तो जो हमारा टोटल टाइम आएगा T, वो आ जाएगा 2Uy अपॉन G, ये आ जाएगा 2Uy अपॉन G। अब इसको बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहली बात, इसका एक और तरीका जो फेमस है उसको समझो। उस T को तुम कह सकते हो, देखो 2Uy, और G को कह सकते हो Ay। तो ये वाला फॉर्मेट भी ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मेट भी ध्यान रखना है। एक तो ऊपर वाला, ये तो बच्चों को याद होता ही है, 2Uy अपॉन G। अच्छा, अब एक ये भी
2uy अपॉन ay। एक चीज और यहां से निकल के आता है, लोग ये भी कह देते हैं कि 2uy है, uy को u sin थीटा पुट कर दो तो 2u sin थीटा अपॉन जी। अब ये भी फेमस है, सबसे ज्यादा इससे काम चलता रहता है। तो हम तो जितने स्टाइल से देखें उतना कम है, हर तरीके से इसको देखें, हर तरीके से इसको समझें। तो इस तरीके से 3 तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट अपन लिखते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं तुमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं कोटा में पढ़ रहा था और जब काइनेमेटिक्स का सिलेबस होता था, शुरू में 11th की बात है इनिशियली, तो जब उतना आदमी को ऐसा फार्मूला आता और ऐसी चीजें घबराता है वो, तो पहला दूसरा टेस्ट रहा होगा, तो उस टेस्ट में जाते के साथ सबसे पहले डर था कि रेंज और हाइट का फार्मूला में उल्टा पुल्टा, कहाँ स्क्वायर है, कहाँ 2g है, कहाँ g है नीचे, इसी में दिक्कत होती थी। तो मैं तो गया सिलेबस अगर, और सिलेबस में काइनेमेटिक्स आ रहा है तो तुरंत से जाके मैं सोच रहा था कि तुरंत क्वेश्चन पेपर मिले, खोलने का मौका मिले, क्वेश्चन वो हो नहीं हो पहले मैं फार्मूला लिख लूं। एकदम से मन में फार्मूला चल रहा होता था। तो इसीलिए जब मैं पढ़ाने लगा तो मैंने सबसे पहले ये फार्मूला वाला लफड़ा खत्म किया कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अपने को याद ही होता है, तो उसी से हम डिराइव कर लें, और डिराइव कर लें, याद है तो ठीक, नहीं तो डिराइव करने में मुश्किल से 5-7 सेकंड लगता है, बहुत बड़ा कोई टास्क है नहीं। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूले को फील करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे अभी इसने ऊपर तो फेंक दिया, अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो गई। अगली बात जो यहाँ पे होती है वो बात होती है रेंज की। जैसे इसने यहाँ पे फेंका है, इसने यहाँ फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डाटा है जो हमारे पास है ही सही, वो क्या है उसको समझ लेते हैं। वो एक तो इधर वाली वेलोसिटी और एक इसकी ऊपर वाली वेलोसिटी, ऊपर वाली वेलोसिटी जिसको तुमने यू वाई और ये तुम्हारा यू एक्स। अब देखना, अब चर्चा हो रही है रेंज के ऊपर कि रेंज क्या होता है। अब सोचो, रेंज का मतलब है एक्स डायरेक्शन में सबसे ज्यादा दूरी, वही तो रेंज होगा, एक्स डायरेक्शन में सबसे ज्यादा दूरी। मैं तुमसे कहता हूं कि वो सीधा सीधा यू एक्स इंटू टी से आ जाएगा, वो सीधा सीधा यू एक्स इंटू टी से आ जाएगा। सवाल है कैसे? इस कैसे का जवाब यहां देता हूं, कैसे का जवाब यहां देता हूं, समझिए। मेरे पास तो डिस्टेंस निकालने का एक ही फॉर्मूला है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मुझे x डायरेक्शन में जाना है तो s नहीं sx, ये बोलने का मेरा तरीका देखो, u नहीं ux इंटू टी। अच्छा, अब चूंकि अब हमें सबसे ज्यादा दूर जाना है, सबसे ज्यादा दूर जाना है तो टाइम को मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो लो भाई पूरा टाइम ले लिया, प्लस हाफ ए नहीं ए एक्स और टी स्क्वायर। फिर अब मेरा दिमाग कहता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो भाई और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, तो ए एक्स तो 0 होगा, इसके चक्कर में ये पूरा का पूरा टर्म तो खत्म हो गया, ये 0 हो गया। यानी कि जो तुम्हारा एस एक्स बचा है वो सिंपल यू एक्स इंटू टी आया है। अच्छा, ये बेसिकली एस एक्स ही नहीं, एस एक्स के डायरेक्शन की मैक्सिमम दूरी है, इसीलिए इसको रेंज कहा जाता है। कैसे पता चला मैक्सिमम है? अरे हमने टाइम मैक्सिमम कर दिया। तो देखो रेंज एक्चुअली में क्या बन गया, रेंज बन गया, एक मेन फॉर्मूला आया रेंज का, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, एक फॉर्मूला ये आ गया रेंज का। फिर बात करते हैं आर, यू एक्स को यू एक्स छोड़ दो, टी तुम थोड़ी देर पहले ड्राइव करके आए थे, 2uy और नीचे में आया था तुम्हारे पास ay। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2ux uy और नीचे में ला सकते हो g, यानी कि तुम्हारे पास रेंज का एक और फॉर्मूला आ गया 2ux uy ठीक से लिख देता हूं, ux uy और अपॉन में आ जाएगा g। ये रेंज का दूसरा फॉर्मूला है। सीधा सीधा रेंज का एक फॉर्मूला याद करने से बात नहीं बनेगी, ये रेंज का पहला फॉर्मूला सबसे मेन, तो मैं इसी को मानता हूं कि अगर मैं भूल गया तो यही काम आएगा। ये इतना आसान है, r बराबर डिस्टेंस
डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इतना ही आसान है। ये लिखा हुआ है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड और स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सबसे ज्यादा टाइम लूंगा सबसे ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा। और समझना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है, तो जिधर जिधर का डिस्टेंस चाहिए उसी डायरेक्शन की स्पीड चाहिए। तो डिस्टेंस चाहिए x में, तो स्पीड भी x वाली रखी। चलो अब इसके बाद से अगली बात, अब मैं रेंज को और कितने तरीके से लिख सकता हूँ। रेंज को 2 को बाहर कर लिया, ठीक है, ux पहले लिख लिया। अब क्यों ना इसको रीअरेंज कर दे, तो ux के जगह पे मैं u cos थीटा लिख देता हूँ। ux के जगह पे u cos थीटा डिटेल लिखिए ऐसे, u cos थीटा, और uy के जगह पे u sin थीटा, और नीचे में कौन आया, तो नीचे में आया मेरा g। थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 2 को एक तरफ करिए, दोनों u को मल्टीप्लाई करिए, ये बन गया u स्क्वायर। अच्छा u स्क्वायर बन गया, तो जरा इस 2 को उस पार ले जाओ इसके तरफ, तो u स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में नीचे आ गया g, अपॉन में नीचे आ गया g। तो यहां से r का एक फॉर्मूला आ गया, देखना u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा आइडेंटिटी है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आइडेंटिटी है, और ये देता है वैल्यू साइन 2 थीटा के बराबर। तो यहां से वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये यहां से रेंज का तीसरा फॉर्मूला निकल के आया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब तुमको बताऊं, ये है तो तीसरा फॉर्मूला, लेकिन ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वाले स्टेप में ये भी काम आता है। जब तुमको अभी एक सवाल मिलेगा जिसमें r छांटना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट चेक करना होता है, उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा। इसीलिए डेरिवेशन जरूरी है कि डेरिवेशन में एक एक स्टेप से रेंज का कोई भी स्टाइल में पूछा जा सकता है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रेंज का स्टाइल रहा। तो रेंज को हमने बेसिकली 3 तरीके से लिखा है। 1 नंबर स्टाइल ऊपर है, 2 नंबर स्टाइल हमने यहाँ लिख दिया, 3 नंबर स्टाइल हमने यहाँ लिख दिया। 3 तरीके से हमने रेंज लिखा है। अब रेंज तो खुद ही एक्स डायरेक्शन में तय की गई मैक्सिमम दूरी है, लेकिन किसी ने कहा कि भाई जब आपका रेंज आपके पास आया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैं चाहता हूं इस वैल्यू को और ज्यादा करना, आर मैक्स करना, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो साइन 2 थीटा है, इस साइन 2 थीटा को 1 कर दिया जाए, क्योंकि साइन का फंक्शन जब 1 होता है तभी उस वैल्यू को मैक्सिमम करता है। यानी कि इसके लिए साइन 2 थीटा को 1 करना पड़ेगा, और जैसे ही ये काम करोगे तो तुम देख लो, इसके लिए तुमको थीटा को 45 डिग्री करना पड़ेगा, तभी तो 45 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 90 बनेगा और साइन 91 हो जाएगा। अब जैसे ही 45 हो गया तो तुम कह दोगे आर मैक्स की वैल्यू तुम कह दोगे कि भाई ये रहा आर मैक्स इक्वल्स टू, कलर चेंज कर देता हूं, यू स्क्वायर अपॉन जी। लेकिन ये कब हो सकता है, जब हमारे पास थीटा 45 डिग्री हो। इसका मतलब अपन जानते हैं, ये कोई प्रोजेक्टाइल था, मुझे अगर इसको सबसे ज्यादा दूर फेंकना है तो उस समय में जब मैं इसको फेंकूंगा, तो जब इसकी वेलोसिटी है यू वेक्टर ये रहा, तो वो यहाँ से 45 डिग्री पे अगर वो जाएगा तो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। यू अगर 45 डिग्री पे है तो सबसे ज्यादा दूर बॉडी को फेंक सकते हो। उस कंडीशन में ये जो बन के तैयार होगा, ये होगा आर की मैक्सिमम वैल्यू। ये है आर की मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सी बात है। यानी कि रेंज जब पढ़ना हो तो रेंज पढ़ते समय सबसे पहले मन में ये रखना है कि रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन की मैक्सिमम दूरी। वो क्या होता है, यू एक्स इंटू टी। उसको पुट करने से एक रिलेशन आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको भी मैक्सिमम बनाना हो तो थीटा को 45 डिग्री पे रखना पड़ेगा।
इसका मतलब अगर मैं किसी बॉडी को 45 डिग्री पे फेंकता हूं तो रेंज मैक्सिमम होगा, इस चीज को मैं जानता हूं। अब देखो, अब जब ये फुटबॉल वाला फोटो कहाँ गया, ये है, इस फुटबॉल वाले फोटो को एक बार और लेके चलते हैं, यहाँ पे रखते हैं। अब इस पे एक और विचार करते हैं। अब ये फुटबॉल किसी ने फेंका, ठीक है, अब ये फुटबॉल सबसे ज्यादा ऊंचाई पे भी तो गया है, ये y डायरेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो y डायरेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है इसको कहते हैं हाइट। अब देखना दिक्कत थोड़ी सी होती है, इस हाइट को पढ़ना कैसे है, इस हाइट को पढ़ना कैसे है, तो इस हाइट को पढ़ना है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मैं ऐसे पढ़ता हूं, तब अब हम दोनों साथ पढ़ रहे हैं तो भाई सबको एक जैसा चलना पड़ेगा। हाइट, हाइट, अच्छा हाइट लिखोगे कैसे, h से, पढ़ोगे क्या, मैक्सिमम हाइट। लिखना है h से, पढ़ना है मैक्सिमम हाइट, लिखना है h से, पढ़ना है मैक्सिमम हाइट। अच्छा समझो क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो मुझे सबसे ऊंचा लेके जाना है, हाइट की बात करनी है, एक रिलेशन होता है मेरे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ऊपर की बात है तो v नहीं vy इसका स्क्वायर, u नहीं uy का स्क्वायर प्लस 2, a नहीं ay, और सबसे ऊंचा जाना है तो ये रहा h। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब देखो सबसे ऊंचा जाऊंगा vy खत्म, फिर ये मेरा बचा uy स्क्वायर प्लस 2ay। ऊपर g की खासियत, g चाहे कुछ भी हो जाए g हमेशा नीचे ही लगेगा, तो अब ये लिखाएगा माइनस का g, और ये रहा h। यहां से h का एक रिलेशन आ गया, वो आ गया uy स्क्वायर अपॉन 2g। ये h का रिलेशन आ गया uy स्क्वायर अपॉन 2g, uy स्क्वायर अपॉन 2g, uy स्क्वायर अपॉन 2g, ये एक रिलेशन आया। अब जरा तुम देखो इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं। h को लिख सकता हूं uy स्क्वायर अपॉन 2ay, ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि g हमारा ay है। और कैसे लिख सकता हूं, देखो इस h को मैं लिख सकता हूं, uy को लिख दूंगा u साइन थीटा, और उसका स्क्वायर है, और नीचे है 2g। थोड़ा और रीअरेंज करूंगा तो h को मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 2g। 2g ये भी फेमस है, ये भी फेमस है, और ये भी फेमस है। हाँ, सबसे ज्यादा काम आने वाला कौन है तो तुम भी जानते हो, ये बड़ा काम आता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब मैं जब पढ़ता था तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि भाई r में 2g लगा था या h में लगा था, तो फिर मैंने क्या डेरिवेशन ले लिया कि अच्छा भाई टाइम ऑफ फ्लाइट पूछोगे v इक्वल्स टू यू प्लस at सोच लूंगा, अरे रेंज सोचोगे तो ux इंटू टी सोच लूंगा, हाइट सोचोगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a सोच लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं। ये यहाँ पे इस तरीके से बात होती है, और इसको तरीके से सोचा जा सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम आराम से चीजों को समझना है एक एक करके। जैसे अब कुछ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये है पहला सवाल, इसको जरा पढ़ लो एक बार। कह रहा है अ बॉल is projected from ground with speed u at an angle theta with horizontal, then find initial velocity vector, initial velocity vector। अभी सारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ही चल रहे हैं। अच्छा, और इन सब में हमने जो एंगल मेजर किया है वो हॉरिजॉन्टल से ही मेजर किया है,
तो क्वेश्चन अगर कभी बदमाशी से वर्टिकल से एंगल दे तो अलर्ट हो जाना, एंगल हमको हॉरिजॉन्टल से ही लेना है। तो हमसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और सब कुछ। मैं करता हूँ, आराम से देखते रहिए। हमसे पहले इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो ये कुछ स्पेशल नहीं है तरीके से, ये रहा मेरा फोटो और इस तरीके से बॉडी को फेंका गया है। अच्छा, अब जब इसको ऐसे फेंक रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन होता है ये हमारा u है, ये रहा हमारा u वेक्टर। अच्छा, उसके बाद से ये इसके कंपोनेंट, ये इसके कंपोनेंट, कंपोनेंट कैसे कैसे, ये एंगल चूंकि थीटा होता है तो इसको तुम बोलते हो u cos थीटा और ऊपर वाले को तुम बोलते हो u sin थीटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा था इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना है। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बोलोगे तो अब मेरे पास ये रहा u वेक्टर और ये है मेरे पास u cos थीटा और डायरेक्शन किसका जाएगा देख लो, तो डायरेक्शन जाएगा प्लस आई कैप वाला। तो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा ऊपर में है, डायरेक्शन किसका जाएगा ऊपर की तरफ, तो प्लस j कैप वाला। तो ये रहा मेरा प्लस u sin थीटा j कैप। ये हमने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का यहाँ जो वैल्यू इसने पूछी है वो हमने इसको लिख दी। अब कह रहा है वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर व्हेन बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हेन बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। फिर से समझिए, फिर से समझिए, ध्यान से समझिए। ये कंडीशन ऐसी है, मैंने बॉडी को ऐसे करके यहाँ फेंक दिया, बॉडी को ऐसे करके यहाँ फेंक दिया। मैंने तो फेंका था इसको u से, मैंने तो इसको फेंका था u से, ध्यान से देखने का है। मैंने तो इसको u से फेंका था, ये रहा मेरा u। ओहो, लेकिन ये जमीन पे आएगा। मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना है, मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना है। जब ये जमीन पे आएगा तब भी u से ही आएगा। ये क्या बोल गया मैं? हाँ बिल्कुल सही, मैं जिस स्पीड से फेंकूंगा जमीन पे उसी स्पीड से आएगा। मैंने u से फेंका तो ये u से ही आएगा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो इस u के फिर से दो कंपोनेंट होंगे, एक जाएगा इधर और एक जाएगा इसके नीचे, एक जाएगा नीचे। तो भाई ये जो इधर जाएगा u, तो ये बनेगा इसका, देखना एंगल, माना ये एंगल इसका थीटा है सपोज, तो ये बन गया मेरा u cos थीटा और ये जो बनेगा नीचे वाला ये आएगा मेरा u sin थीटा। ये कौन सी बात हो गई, क्योंकि हमने देखो फेंका था यहाँ से थीटा से, तो इसके दो कंपोनेंट बने थे, ये गया u cos थीटा और ऊपर ये गया तुम्हारा u sin थीटा, u sin थीटा। मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होते हैं, तो ये रहा u cos थीटा तो ये भी रहा u cos थीटा। तुम बोलोगे आपने तो सारा इक्वल कर दिया। मैंने बोला नहीं, सारा इक्वल नहीं किया है, गौर से देखो। पहला वाला u sin थीटा ऊपर की तरफ है और यहाँ पे जो आया वो नीचे की तरफ है। तुम बोलोगे यहाँ भी u लिख रहे हो, यहाँ भी u लिख रहे हो। मैंने बोला भैया मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, तुम जिस यानी कि हाइट से फेंको उसी हाइट पे वापस लौट आओ तो स्पीड बराबर मिलती है। तो तुम अगर बोलोगे कि कैसे, तो कैसे बोलोगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा देखो, एनर्जी कंजर्वेशन नाम दे दो इसका, थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन कैसे नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम दे दो पॉइंट नंबर ए और जहां पे बॉडी आके टकराई है उसका नाम दे दो पॉइंट नंबर बी। पोटेंशियल एनर्जी की बात यहां से होगी और हम जानते हैं, कल ही देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी की बात जब भी होती है रेफरेंस लेना जरूरी है। यहाँ पे ग्राउंड को रेफरेंस ले लेते हैं, ये जो ग्राउंड है ऑब्जर्वर यहीं पे खड़ा है, यही रेफरेंस लेगा। तो अब देखो तुम ए और बी के बीच, ए और बी पॉइंट के बीच तुम लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और उसके इक्वेशन लिखो तो क्या होगा, तो भाई काइनेटिक एनर्जी ए की प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए की बराबर
काइनेटिक एनर्जी बी की प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी की होना चाहिए। अब ए की काइनेटिक एनर्जी, चलो ज्यादा टेंशन ही नहीं लेते हैं, ये लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ए पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। ओके, बराबर काइनेटिक एनर्जी बी की, अरे चलो सीधा लिख देते हैं। अच्छा, उस कंडीशन में प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी की, ये भी 0, क्योंकि बॉडी गया भी था ग्राउंड से, आ भी गया ग्राउंड पे, ग्राउंड की हाइट 0। तो यानी कि क्या हो गया, ए की काइनेटिक एनर्जी को पक्का बी के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना पड़ेगा। यानी कि अब जरा देखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल, काइनेटिक एनर्जी के अंदर हाफ एम यहाँ की स्पीड, ए वाली स्पीड का स्क्वायर, और ये रहा हाफ एम और बी वाली स्पीड का स्क्वायर। इसका मतलब जो वेलोसिटी मतलब सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, डायरेक्शन तो लग ही आएगा भाई, एक ऊपर जा दूसरा नीचे, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की। तो जो वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वही वी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। जो स्पीड से तुम फेंके हो उसी स्पीड से बॉडी वापस आएगी, जिस स्पीड से आए हो ना उसी स्पीड से भगा दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना, गुस्साते हैं किसी पे तो, जिस स्पीड से आओ ना उसी स्पीड से भगा दूंगा। वी ए इक्वल्स टू वी बी, जिस स्पीड से फेंकोगे उसी स्पीड से आ जाएगी। लेकिन अब देखो डेरिवेशन का मजा, डेरिवेशन ने हमको ये सिखा दिया कि ऐसा तभी होगा जब हाइट सेम रखोगे। ऐसा नहीं कि मैं जमीन से फेंकू और बॉल किसी के छत पे अटक जाए तो जाके उसी वेलोसिटी पे उस पे गिरे, ऐसे नहीं। मैं जमीन से फेंकू और बॉल जमीन पे आ जाए, एयर रेजिस्टेंस नहीं हो, तभी तो कंजर्व रहेगी एनर्जी। एयर रेजिस्टेंस तो एनर्जी का लॉस कराता है, एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन में ऐसी घटना होती है। चलो ये अच्छी बात हो गई, अब हम इसको समझ गए। इसी कारण से मैंने ये लिखा था कि भाई यू से गए तो यू से आएंगे, और ये हमारा कंपोनेंट बन के तैयार है, अब चलो आगे। इसने कहा था वेलोसिटी वेक्टर व्हेन बॉडी रीचेस द ग्राउंड, दूसरा नंबर सवाल, वेलोसिटी वेक्टर व्हेन रीचेस द ग्राउंड। तो माना हमसे पूछ रहा है जब ग्राउंड पे आए तो वेलोसिटी वेक्टर का नाम, अगर किसी ने कहा वी वेक्टर, ये यू है, इसका मान लो इसका नाम वी वेक्टर, जो मर्जी लिख दो, लेकिन ध्यान से कंपोनेंट से लिखना। अब ये क्या होगा, एक होगा u cos थीटा आगे की तरफ है तो वो होगा आई कैप, और एक होगा माइनस u sin थीटा और साथ में j कैप। तरीके से सोच सकते हैं। अब कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा था कि वेलोसिटी वेक्टर बताइए जब बॉडी टॉप मोस्ट हाइट पे है, ठीक है, बॉडी सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है, तब वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर जब वो सबसे ज्यादा हाइट पे है, माना यहाँ पे, भाई सबसे ऊंचा अगर हो गया तो इससे ऊंचा वो गया नहीं, इसका मतलब जो उसको ऊंचा लेके जा रहा था वो यहीं पे खत्म हो गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट खत्म है। जब y खत्म है तो जो है वो x है, और x हमेशा फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि फेंकते समय ये अगर u cos थीटा है तो किसी भी इंस्टेंट पे निकाल लो ये u cos थीटा ही आएगा, किसी भी इंस्टेंट पे निकाल लो ये u cos थीटा ही आएगा। इवन जब ये गिर जाएगा तब भी ये u cos थीटा ही आएगा। और क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि यहाँ पे बताइए, तो मेरा आंसर यहाँ का सीधा सीधा हो जाएगा u cos थीटा और साथ में आई कैप। ये इसकी कहानी है। जो प्रोजेक्ट जिस वेलोसिटी से इसको फेंके थे वो मेरा u था, यहाँ से u से इसको फेंका गया था, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब क्या कह रहा है, मैं चौथा क्वेश्चन इसका कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। हाँ, यहाँ ध्यान देना है। चौथा सवाल पढ़ रहा हूँ, सुनना क्या निकालने जा रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट। अच्छा, इसको समझो ध्यान से, इसको समझो क्या कहने जा रहा हूँ, क्या निकालने वाला हूँ। ये ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बॉडी को ऐसे करके फेंका, चलो
अब एक एक करके बात करते हैं। जब फेंक रहे थे तो एक वेलोसिटी इधर और एक वेलोसिटी इसकी इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब बॉडी आई तो एक वेलोसिटी आगे और एक वेलोसिटी नीचे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसकी वेलोसिटी ऐसे बनी थी, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इसका टेंजेंट ऐसे, ओके, सबका नाम रख दो भाई। तुम यू से गए, अलग पेन से रख दो, ये यू से गए, ये एंगल थीटा लिया, ये यू कर दिया तुमने कॉस थीटा, ऊपर का यू कर दिया तुमने साइन थीटा। अब देखना मजे से, अब आ गए हो, आते समय ये तो वही रहेगा, तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा यू कॉस थीटा। अच्छा ठीक है भाई, नीचे वाला कितना रहेगा, तो नीचे वाला रहेगा यू साइन थीटा, लेकिन साइन बदल गया, साइन बदल गया। अच्छा, और ये तुम्हारा वही यू वैल्यू के साथ। अब देखो मैं लिख रहा हूं, मुझे चाहिए डेल्टा वी वेक्टर किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, तो यहां से मैंने फेंका था, ये पॉइंट नंबर ए है, और मान लो स्ट्राइक किया है बी पॉइंट पे, तो डेल्टा वी चाहिए किसके बीच, तो बिटवीन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, तो ए एंड बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैं क्या करूंगा, जो वी बी वेक्टर है उसमें से वी ए वेक्टर को घटाऊंगा। वी बी आराम से देखो, एक वी कॉस थीटा, ये तो आएगा आई कैप, और ये आएगा माइनस का जे कैप, यहाँ पे ये आएगा आई कैप और ये आएगा जे कैप। बस इसको लिख देता हूं तरीके से। अब यहां से बना वी बी लिखना चाहता हूं, तो वी बी आ गया यू कॉस थीटा आई कैप, और उसके बाद से नीचे की तरफ अगला अगला सेंटेंस, इसका ये ध्यान से देखो, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बिटवीन पॉइंट एंड प्रोजेक्शन एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट। अब मैं कैसे भी लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, देखो अब अगर वी बी माइनस वी ए लिख दिया वो भी सही, और वी ए माइनस वी बी लिखूंगा वो भी सही, क्योंकि हमसे तो सिंपल सिंपल ये चेंज पूछ रहा है, अपने को चेंज निकालना है। तो वी बी माइनस वी ए करो या वी ए माइनस वी बी करो, अपने को तो सिर्फ और सिर्फ चेंज से मतलब है। तुम कैसे भी निकाल सकते हो, या तो ऐसे लिखो या दूसरा तरीका वैसे लिख लो, किसी में से किसी को घटाना, चेंज चेंज लिखना है भाई। 5 माइनस 3, 3 माइनस 5, बात वही होगी अगर वैल्यू की बात करें तो चलो शुरू पहले वाले में से ही घटा देते हैं। तो मानो ये हो गया हमारा u cos थीटा आई कैप पहले वाला, और ऊपर भी गया था, तो ये रहा u साइन थीटा जे कैप। एक कहानी ये, बाद में क्या हो गई इसकी वेलोसिटी, ये u cos थीटा आई कैप तो रहा ही, जे वाला कहानी ऐसे कर गया, ये रहा u साइन थीटा जे कैप। अब देखो कहानी सिंपल है, ये तो भैया u cos थीटा आई कैप प्लस ये तो सेम है u साइन थीटा जे कैप माइनस u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। रीअरेंज कर लिया थोड़ा सा। अब साइन थीटा जे कैप यहाँ प्लस में, और यहाँ भी प्लस में। अब कट कौन रहा है, तो u cos थीटा और साथ में आई कैप, तो ये गए। तो चेंज की बात इसने पूछी थी, तो डेल्टा v वेक्टर जो मेरा आया उसका जो मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, तुम किसी से भी घटाते तो वही आएगा, तो ये आएगा 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा, ये आएगा, ये चेंज आया 2u साइन थीटा। अब मैं फाइनल में से इनिशियल घटाता तो साइन का बस फर्क आता। मेन बात यहाँ पे क्या है कि मुझे हर इंस्टेंट का वेलोसिटी वेक्टर लिखने आना चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर लिखने आएगा तब हमारा काम हो जाएगा। जैसे जैसे अब इसमें मान लो एक सवाल ये है, ये ऐसा दे दिया एक सवाल, देखो छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल। इसमें से कैसे कर सकते हो, एक मैं करूंगा, बाकी तुम होमवर्क में करना। देखो
देखो, कह रहा है कि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल आप फेंक रहे हैं उसके पास जो वेलोसिटी है, यानी कि कैसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है जिसको अपन बोलते हैं यू वेक्टर, वो यू वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है उसने, हाँ वो दे रखा है 6 आई कैप और प्लस 8 जे कैप, ये यू वेक्टर गिवन है। अब मजे की बात यह है कि इसमें से हमारे को यू एक्स भी पता है और यू वाई भी पता है। यू एक्स कितना हो गया, आई वाला पार्ट यानी 6, यू वाई कितना हो गया, जे वाला पार्ट यानी कि 8। इतनी चीजें मुझे पता है, इतनी चीजें पता है, तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर रटा रटाया फॉर्मूला लगाता हूं 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो यहाँ पे काम खराब हो जाएगा, यहाँ पे काम खराब हो जाएगा, यहाँ पे काम बेकार हो जाएगा। तो क्या लगाना चाहिए भाई, तो असली फॉर्मूला सोचना चाहिए, डेरिवेशन 2u अपॉन जी, ये सही है, ये सही है। तो 2u कितना 8 और g ये रहा, तो बस हो गया। तो ये 16/g आ गया, यहाँ से 16/g आ गया। g को अगर 10 ले लेते हो तो ये 1.6 सेकेंड आ जाएगा, 1.6 सेकेंड आ जाएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। अच्छा, अब तुम्हारा यहाँ दिमाग चलेगा, अब तुम्हारा यहाँ दिमाग चलेगा कि ओ यानी कि मेरे से कोई पूछे मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट में रटा हुआ फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं एच का पढ़ा लिखा इंसान जैसा फॉर्मूला लगाऊंगा, और वो होता है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। अच्छा, फिर मेरे से कोई पूछेगा रेंज, तो फिर रेंज में भी मैं समझदारी दिखाऊंगा, रेंज में भी मैं समझदारी दिखाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा 2ux ui अपॉन जी। फिर कोई मेरे से कहेगा कि भाई वेलोसिटी व्हेन रीचेस द ग्राउंड, वेलोसिटी व्हेन रीचेस द ग्राउंड, मैं यहाँ दिमाग लगाऊंगा, मैं उसको समझाऊंगा कि अच्छा कैसे फेंक रहे थे और बॉडी कैसे आई, इस बात पे डिपेंड करता है। अब इसको मैं तरीके से समझूंगा कि वेलोसिटी व्हेन रीचेस द ग्राउंड का मतलब क्या होता है। ये मैं पहले इसका ट्रेजेक्ट्री बनाऊंगा, ठीक है भाई, ट्रेजेक्ट्री बना दिया। अब एक एक बात यहां समझूंगा कि भाई यहां से बॉडी को तुमने फेंका था, ये तुमने बॉडी को ऐसे फेंका, ठीक है, किससे फेंका, तो 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप से फेंका, मतलब इसके टुकड़े ऐसे बने, इस हिस्से को मिला 6 आई कैप, ऊपर वाले हिस्से को मिला 8 जे कैप, 8 जे कैप, हाँ बिल्कुल। अब जरा समझो कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये समझना, क्या कहने जा रहा हूं ये समझना। बॉडी को तुमने इस तरीके से फेंक दिया, अब जब बॉडी नीचे आई, तो इसकी कंडीशन कैसी हुई होगी, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे और साथ में ऐसे इसका वेक्टर। अब देखना मजे से, देखना ध्यान से, 8j से गया है तो 8j से ही नीचे आएगा, इसीलिए माइनस का 8j कैप लगाएंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीवन भर सेम रहता है, वेक्टर के साथ सेम रहता है, तो ये 6 आई कैप ही होगा। अब देखना, अब तुमको बात समझ में आएगी। कोई पूछा कि टकराते समय क्या वेक्टर लिखोगे भाई, तो तुम उसको कहोगे भाई टकराते समय जो वेक्टर लिखूंगा वो ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, और वो लिखूंगा 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। तो कहां ऐसा हुआ कि जिस वेक्टर से गया उसी वेक्टर से आया, जो ये गया था 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप से, लेकिन आया 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप से, तो अलग अलग वेक्टर से आया। हाँ, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये मैग्नीट्यूड जिस मैग्नीट्यूड से गया था 36,
और ये यहाँ पे ये 8 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से गया था, देखना इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड 10 आएगा और लौटा तब भी 10 आएगा। बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेक्टर डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम लेकिन वेक्टर डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन वेक्टर डिफरेंट, इस बात को ध्यान देना है। तो ये आज का यही सेक्शन है। अब इसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है। मैं तुमको एक बार फोटो दिखा देता हूँ कि कितने क्वेश्चन हैं आगे। देखो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे। एक ये रहा, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ोगे ये रहा, फिर 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 आगे बढ़ोगे ये रहा, ये रहा, फिर बढ़ोगे ये रहा। अब तुम देखो लगातार लगातार क्वेश्चन ही आएंगे। तो अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन 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 चलता ही रहेगा। तो अगले क्लास में इस पे क्वेश्चन ही करना है। आज का टारगेट ये है कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझिए कि हम जिस स्पीड से जाते हैं उसी स्पीड से आते हैं। हाँ, स्पीड बोल रहा हूं, वेक्टर कभी सेम नहीं होता। वेक्टर कैसे अलग होगा उसको समझने के लिए हमने फोटो बनाया था। हम गए थे 6i कैप प्लस 8j कैप से, लेकिन लौटे हैं 6i कैप और माइनस 8j कैप से। तो वेक्टर कहाँ सेम हुआ? प्लस माइनस का लफड़ा पड़ गया, मैग्नीट्यूड जरूर सेम हुआ था। मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन मैटर करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन मैटर करेगा। रेंज बराबर यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर हम वो 2 बार निकाल जाएगा तब यहाँ जरूर कर देंगे, लेकिन यहाँ तो मान लो कि ये 4 सवाल तो हम दे रहे हैं, वो तो कोई एक पार्ट पूछेगा। तो जब एक पार्ट पूछेगा और वेक्टर दे रखा हो तो हमको सबसे सस्ता वाला यूज करना चाहिए। हाँ, अगर हमारे पास पहले से यूएक्स पता है और उसके बाद टाइम पता हो तो जरूर करेंगे, तो आंसर वही आएगा। लेकिन ये तो हमने 4 सवाल दिया है तो चलिए आपको पता है। लेकिन अगर ये एक ही सवाल होता, सीधा सीधा रेंज पूछ देता, तो वेक्टर के बारे में अगर सुन लो पूरी बात, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में हो और रेंज पूछे तो r इक्वल्स टू 2ux/g लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। हाँ, अब सवाल यह है कि हमने सारे फॉर्मूले डिराइव किए, तो जब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जब बात होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तुम हमेशा कंक्लूजन क्या है अभी तक की बात का, अभी तक के बात का कंक्लूजन क्या है उसको समझो कि जैसे ही तुमसे कोई पूछे, मैं लिख देता हूं, तुमसे कोई पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर तुमको याद नहीं है तो तुम एक ही क्वेश्चन सोचना, v इक्वल्स टू u प्लस 80, बस। तुमसे कोई पूछे रेंज, याद नहीं है, तुम एक ही सोचना ux इंटू टी। अगर कोई तुमसे पूछे हाइट और अगर याद नहीं है तो तुम यही सोचना v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये तो एक बात हो गई। अब उसके बाद से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2ui/ay या फिर 2ui/g या फिर 2u sin θ/g। अरे मुझे जो सूट करेगा वो लगाऊंगा। रेंज का फॉर्मूला एक तो लिख ही दिया ux इंटू टी, और एक आप लिख सकते हैं 2ux पहले लिख देता हूं, 2ux/ui/g। अच्छा, और उसके बाद इसकी वैल्यू रखने पे आता है r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2θ/g। अच्छा, उसके बाद हाइट का फॉर्मूला ui का स्क्वायर और नीचे क्या आता है 2g, या फिर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नीचे आता है 2g। अब इन सब में कॉमन देखो, थीटा हॉरिजॉन्टल से मेजर किया है, थीटा हॉरिजॉन्टल से मेजर किया है, तब जाके आया। हाँ, जब कब लगाना है, कब कौन सा लगाना है वो ध्यान रखना पड़ेगा। वेक्टर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, यानी कि आई कैप जे कैप हो, तो हम आई कैप वाला लगाएंगे और जे कैप वाला लगाएंगे। आई कैप के लिए यूएक्स और जे कैप के लिए यूआई, यही फॉर्मेट है। इसी पे हम आगे प्रोसीड करेंगे सब कुछ लेके। बस ठीक है, आज इतना ही, आराम कीजिए। अब इसमें अगला क्लास न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल होगा।